Hi everyone, today I am discuss about universal law of gravitation। नया चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो क्या होता है 1686 के बाद है यानी 1686 में न्यूटन ने क्या कहा था कि जो भी यूनिवर्स में मैटर है उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी 1686 में यूनिवर्स के में प्रत्येक मैटर का प्रत्येक पार्टिकल्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्टिव करता है, इसको उन्होंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एवरीबॉडी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरीबॉडी कोई भी बॉडी, एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, everybody in this universe attract each other, everybody in this universe attract each other with a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between, inversely proportional to the square of the distance between their centers, तो ये क्या है, एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between their center. The force acts along the joining the center of टू बॉडीज। ये तो क्या है, इसकी स्टेटमेंट है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। ये नोट कर लिया होगा। कंसिडर क्या है, टू मास बॉडी है। सपोज एक का मास क्या है आपका m1 है, दूसरे का क्या है आपका m2 है। कंसिडर टू मास बॉडी, दो मास बॉडी है, एक ये है आपका m1 है, दूसरी मास बॉडी है आपकी m2। m1 और m2 क्या है, दो मास बॉडीज हैं। जो ये A है, ये B है, दो मास बॉडी है m1 और m2। देखो इसके बीच की डिस्टेंस आप हम लिख सकते हैं, ये बीच की डिस्टेंस सपोज क्या है, सेपरेटेड डिस्टेंस है इन दोनों की r है। देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा यानी r, लेट F बी द फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जो फोर्स है ये बॉडी इसकी ओर फोर्स लगा रहा होगा, ये F है, और ये बॉडी इसकी, एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेज है। ये F है तो ये क्या है आपका -F। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है m1 m2 के,
एफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² से। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा आपका, इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी, ये क्या हो जाएगा दोनों से 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², m1 m2 अपॉन r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r²। ये क्या कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, G क्या है यहाँ पर, G क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। G क्या है आपका, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कैपिटल G क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या ग्रेविटेशनल, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऑल्सो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हमने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाया। ठीक है, इसकी जो सीजीएस, इसकी जो जी की वैल्यू होती है आपकी, देखो जी की वैल्यू कैसे, अब देखो यहां से हम जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूं, तो जी यहां से हम लिख सकते हैं, जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, FR² 5, जी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया FR² अपॉन m1 m2। तो यहां से जो जी की वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, ये आती है, देखो इसकी यूनिट पर जाते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या होगी इसकी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर अपॉन इसकी होती है केजी इंटू केजी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो इसकी एसआई यूनिट तो ये हुई, और इसकी एसआई यूनिट में जो वैल्यू होती है आपकी, आप याद करेंगे जी इक्वल टू, अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं FR या m1 m2, तो जी की वैल्यू आती है आपके 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या केजी माइनस 2 होगी। ये तो ऐसा है। अगर हम इसी को सीजीएस के टर्म्स में लिखते हैं, तो सीजीएस में क्या होती है इसकी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। न्यूटन को हम क्या कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये क्या होगी आपकी ग्राम स्क्वायर। तो ये क्या होगी, सीजीएस में यूनिट हुई, इसकी वैल्यू इतनी होगी। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 होता है। ये R का क्या होता है, L2 होता है। मास का क्या होता है आपका, M होता है, M1 का। M2 का भी क्या होगा आपका, M होगा। एक M से एक M कैंसिल आउट हुआ, M ऊपर गया तो M की पावर -1 हुआ, M ऊपर गया M की पावर -1, L2 L3 हो गया T-2। ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, हमारा जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना होता है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² होता है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इफ m1 m2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, m1 m2 इज इक्वल टू यूनिट है, यूनिट मास है, दो बॉडी है, उसका मास यूनिट है, और उसके बीच की डिस्टेंस भी क्या है आपकी यूनिट है। तो उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। न्यूमेरिकली क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट
ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। thus the universal gravitational constant g is numerically equal to the force acting between two bodies each of unit mass separated by a unit distance। ये तो होगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो इसके कुछ पॉइंट हैं आपके, देखो ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जबकि आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होने के साथ साथ रिपल्सिव भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये इट इज इंडिपेंडेंट द इंटरवेनिंग मीडियम्स, यानी इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पर, इंडिपेंडेंट मीडियम पर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसी मीडियम पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यह एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द मास। जो g की वैल्यू होती है आपकी डज नॉट डिपेंड नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो g है डज नॉट डिपेंड किसके, नेचर पर और साइज ऑफ द मास, जो भी है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हम मास पर डिपेंड नहीं करता है क्या g। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन होलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मासलेस आउटसाइड जस्ट इन द सेंटर ऑफ द, ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, पजेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकली होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू होलो स्फीयर सेल्स, यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड द मास होगा। ठीक है, ये तो क्या होगी आपकी इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो इसके बाद आता है आपका वेक्टर फॉर्म, इसी का वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बस हम पढ़ चुके हैं क्या होता है न्यूटन्स रूल, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम दो बॉडीज लेते हैं, कंसिडर पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये क्या है आपका, दो पार्टिकल है A और B, A है ये B है, जिसका मास क्या है हमारा m1 और m2 है, m1 और m2 मासेस है, m1 और m2 है। तो इसके बीच की डिस्टेंस सपोज r है, देखो r डिस्प्लेसमेंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं। तो r12 लिखा मैंने, ये r12 है, r12 एक r12 है, एक r21 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो यहां पर क्या है आपकी, r12 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b, r12 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b, r2 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम b टू a। ठीक है, फ्रॉम B टू A, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक ही डायरेक्शन इधर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का r12 फ्रॉम A टू B है r12, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, r12 मींस A टू B है, एक ही है। देखो इसकी डायरेक्शन है आपकी A से B की ओर, इसकी डायरेक्शन है क्या B से A की ओर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम B टू A, ये एक दूसरे के क्या होंगे आपके अपोजिट होंगे। ये m1 है ये m2 है, तो r12 जो होगा माइनस r21 के इक्वल होगा, ये m1 हो गया ये m2 हो गया। ठीक है, ये A और B दो बॉडीज हैं, तो ये एक दूसरे की क्या होंगे आपके, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वेक्टर
क्वांटिटी है। ऐसी इस पर फोर्सेज जो होगा F12 ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ऑन बी बाय ए। देखो इन पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ये दो बॉडी है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ए है, ए पर फोर्स लग रहा होगा आपका F12 किसके कारण, 2 के कारण। बी पर लग रहा होगा F21 किसके कारण, ये B है और ये M2 है और ये M1 है। B पर लग रहा होगा 1 के कारण। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर को है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर को है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो इससे पहले हम बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो R12 मींस यहां से यहां की ओर है, R21 मींस यहां से इधर की ओर है, यानी इस फोर्स के अपोजिट है। F12 क्या है आपका, F12 है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ए बाय बी के द्वारा। बी के द्वारा ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स F12 है, बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ए के द्वारा F21 है। तो न्यूटन्स रूल से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नेगेटिव होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन क्या R21 स्क्वायर लिख रहे हैं हम, R21 स्क्वायर, ये R21 कैप। देखो हमने ऐसा क्या लिखा, F12 मींस यानी F12 की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसी है, इसी डायरेक्शन में मैंने कहा इसके ठीक अपोजिट है। तो R21 कैप जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R21 के अलोंग होगी। R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है टुवर्ड्स द ए। R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है टुवर्ड्स द, जबकि F12 क्या है आपका, टुवर्ड्स द बी की ओर है, यानी F12 अपोजिट साइड में है। तो द नेगेटिव साइन आल्सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अट्रैक्टिव इन नेचर, इन अट्रैक्टिव ऐसी F21 भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप लिख सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट। देखो F21 की बात कर रहे हैं, F21 देखो R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है। हम ये भी जानते हैं सिंस क्या होता है आपका R12 इक्वल टू माइनस R21 है, होता है R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो R12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R12 का स्क्वायर इज इक्वल टू R21 का स्क्वायर होगा, यानी R12 और R21 क्या होगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं तो ये F21 कितना आ जाता है आपका, F21 इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख रहे हैं, ऐसा F21 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, हम ये माइनस लिख रहे हैं, R12 की जगह हम माइनस R21 लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका जी M1 M2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। इक्वेशन थर्ड आ जाती है फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, यहां से क्या लिख रहे हैं, जो F12 है आपका वो किसके इक्वल होगा, माइनस F21 के इक्वल होगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। ये तो है वेक्टर नोटेशन। तो F12 और F21 क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों क्या है सेंटर की ओर क्या होते हैं। ये देखो ये F1 है, ये F12, ये F12 है, ये F21 है। यहां से क्या प्रूफ होता है, F12 और F21 क्या होंगे आपके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तभी हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है आपका, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा आपका। इससे क्या प्रूव हो रहा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। तो हम ये शो करेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21